नमस्कार, मेरा नाम है जितेंद्र चौहान और आप देख रहे हैं स्टेट मिरर हिंदी। उत्तर प्रदेश में अगले साल चुनाव होने हैं, लेकिन बीजेपी कहीं ना कहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर बहुत ज़्यादा फोकस दिए हुए है। पिछले 45 दिनों की अगर बात करूं तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश को कई बड़ी सौगात दी है केंद्र सरकार ने। चाहे वो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो, जो हाल ही में भी पीएम मोदी ने उनका इनाग्रेशन किया है। उससे पहले हमने देखा कि नमो भारत ट्रेन जो कि दिल्ली से मेरठ तक चल रही है। उसके अलावा भी कई ऐसे बड़े प्रोजेक्ट हैं जो हाल ही में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इनॉग्रेट किए गए हैं। बीजेपी का खास फोकस है, साथ ही साथ जातीय समीकरण को भी उन्होंने वहां साधना है, क्योंकि हमने देखा था लोकसभा चुनाव में बीजेपी को थोड़ा नुकसान वहां पर हुआ था। और विधानसभा चुनावों में पिछली बार हमने देखा था कि हालांकि अच्छा प्रदर्शन रहा था बीजेपी का, लेकिन उस मुफीद नहीं रहा था जैसा कि वो सोच रहे थे। अब उस प्रदर्शन को सुधारने के लिए लगातार बीजेपी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में काम कर रही है और लगातार संपर्क अभियान भी चला रही है। हम इसी मुद्दे पर अगर बात करेंगे कि किस तरीके से बीजेपी पश्चिमी उत्तर प्रदेश को लेकर 2027 को साधने में लगी हुई है। मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार मंजरी चतुर्वेदी जी हैं, उनसे जानेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति को उन्होंने बेहद करीब से देखा है और समझा है कि आखिर कैसे जातीय समीकरण वहाँ बिठाए जाते हैं, और जो इस वक्त विकास की एक बयार पश्चिम उत्तर प्रदेश में हमें देखने में आ रही है, क्या वाकई में उसका इफेक्ट 2027 के चुनाव में पड़ेगा। मंजरी, स्वागत है आपका बहुत बहुत स्टेट मिरर में। स्टेट मिरर के दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। जितेंद्र, आपने जो सवाल किया कि देखिए, अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो पूरा उत्तर प्रदेश ही बीजेपी के लिए बहुत अहम है। देश का सबसे बड़ा राज्य, जहां से हम्म। 80 लोकसभा सीटें आती हैं और हम्म। सबसे बड़ी विधानसभा वहां से है, तो जाहिर सी बात है कि और लगातार अगर देखा जाए तो बीजेपी के लिए उत्तर प्रदेश महत्वपूर्ण रहा है। हम्म। 2014 से देखें, और उन्होंने बहुत ही जिसे कहते हैं ना, तैयारी के साथ यूपी में अपना एक किला बनाया और उस किले को वो अभी तक बचाए हुए हैं। हालांकि 2024 के लोकसभा चुनावों में उसको उनको थोड़ी सी बीजेपी को वो लगी थी, एक झटका लगा था। लेकिन अगर आप देखें कि 17 के बाद, चाहे वो 22 के असेंबली चुनाव हुए हों, हम्म। और लगातार जो बीजेपी है वहां पे वो कर दिया। अब 27 का जो चुनाव है वो उनके लिए बहुत अहम है। वो चुनाव योगी जी के लिए भी अहम है। वो चुनाव जो दिल्ली में जो शीर्ष नेतृत्व है उनके लिए भी ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। हम्म। तो जिस तरह से एक सत्ता साधने की वो कोशिश कर रहे हैं कि हम वहां पे वेस्टर्न यूपी में हमारा जो वो है, पिछली बार जो हमें एक थोड़ा सा झटका लगा था, वो झटका न लगे। लोकसभा में हम्म। लगा, उसके बाद थोड़ा विधानसभा में भी लगा। तो उन्होंने कई स्तर पर इस, जिसे कहते हैं ना, गड्ढा जो बन गया था उसको भरने की कोशिशें शुरू कर दी हैं। वो कोई हम्म। भी वो नहीं छोड़ना चाहते हैं कि कहीं से भी कोई ऐसा न रहे कि हमारी कोई वो जैसे कहते हैं ना, मेहनत में कोई कमी न रह गई कमी हो। ना रह जाए, सारे, बिल्कुल। हाँ, हम्म। मतलब सभी मोर्चों पे वो काम करना चाहते हैं। अगर आप देखें कि उनको ये समझ आ गया था कि अगर आप उत्तर प्रदेश की राजनीति की बात करें, अगर खास करके 2027 के चुनावों से, तो वहां दो बड़े राजनीतिक दल रहे हैं। दल तो उसमें तीसरा भी था, बीएसपी, हम्म। लेकिन बीएसपी को मैं मानती हूँ कि वो हाइबरनेशन में चली गई है। जैसे बिल्कुल। कहते हैं ना कि शीतकालीन सुसुप्तावस्था उससे होती उससे है। अच्छा एक शब्द है रसातल में, जो हिंदी में बड़ा अच्छा माना जाएगा। रसातल में, अब ठीक है, रसातल इतनी में बड़ी चली गई है, पार्टी है, बिल्कुल। हम रसातल, हम्म। हाँ, मतलब वो बिल्कुल हाइबरनेशन में वो चली गई है। हम्म। अब वहां जो दो बड़े खिलाड़ी बचते हैं, वो बीजेपी और कांग्रेस के अलावा, और कांग्रेस वहां खास कुछ है नहीं, तो हम्म। समाजवादी पार्टी और आरएलपी। अरे, अब दिक्कत क्या है कि पिछली बार आरएलपी उनके साथ नहीं थी, उनका आर कहीं एल ना डी, कहीं, हम उसको, मैं आपको हाँ थोड़ा सॉरी, करेक्ट करूँ, आर एल डी है वो। आर एल डी, हाँ। जी। हाँ, जो उनकी चौधरी चरण सिंह जयंत जी की पार्टी है। चौधरी की जो पार्टी, उससे पहले अजीत सिंह की पार्टी थी। तो ये जो आरएलडी उनके साथ रही है, तो वो आरएलडी, पिछली बार वो समझ गया आरएलडी साथ नहीं थी, तो उनको वो, हम्म। क्योंकि वो सीधे वेस्टर्न यूपी जो है वो जाट वोटों का एक बिल्कुल खासा बिल्कुल। गढ़ माना जाता है। हम्म। और हम्म। आरएलडी के साथ जाट कंसोलिडेट होते हैं। तो हम्म। उन्होंने, अगर आप देखें कि 2024 से पहले ही उन्होंने जयंत चौधरी को अपने साथ लेके आए और उन्होंने बिल्कुल। पूरा का पूरा वो जो था वो उसको साधने की कोशिश की। तो हम्म। अब की बार एक देखें कि अब उनके सामने एक अकेली समाजवादी पार्टी और समाजवादी कांग्रेस साथ आए या ना आए, बस हम्म। समाजवादी ही मेन है, कांग्रेस वहां इतनी बिल्कुल बड़ी बिल्कुल। नहीं है। तो उन्होंने एक जो वेस्टर्न यूपी खास करके था, जो वेस्टर्न यूपी उनके लिए थोड़ा डिफिकल्ट रहा है, क्योंकि हम्म। उनको चुनौती यहां से मिलती रही है। जाटों की नाराजगी थी,
फिर अच्छा, आप ये मत भूल लीजिए कि वेस्टर्न यूपी सिर्फ जाटलैंड ही नहीं है। बिल्कुल वेस्टर्न यूपी बहुत जैसे कहते हैं ना, उर्वरक एरिया है वो बिल्कुल गन्ना के बिल्कुल। लिए। हम्म। तमाम गन्ना वो भी एक और गन्ना वहां पर जातीय वो समीकरण, मंजरी जी मैं आपको बताऊं कि वहां पे मुस्लिम वोट भी बहुत आयत में है, ब्राह्मण वोट भी बहुत बहुत आयत है। आयत में है, और दलित वोट भी बहुत आयत में है, और बहुत। सवर्ण जो जो राजपूत वोट है, क्षत्रिय वोट है, वो भी बहुत आयत में है। वो भी और हाँ, कहीं ना कहीं, क्योंकि जी जी। बीजेपी के लिए इन सभी को साधना हम्म। एक बड़ी चुनौती है, और क्योंकि नाराजगी बढ़ती जा रही है। अगर आप देखें कि ऐसा नहीं है कि जो किसान वर्ग है वो सिर्फ ओबीसी या एससी एसटी कम्युनिटी से नहीं आया, वहां कई बिल्कुल बड़े बिल्कुल। ठाकुर और बड़े हम्म। ब्राह्मण लोग भी किसान बिल्कुल खेती बिल्कुल। किसानी करते रहते हैं। तो वो हम्म। नाराजगी जो किसानों की थी, जो 3 कृषि कानून आए थे उनके खिलाफ, जब बिल्कुल। इतने दिनों तक का आंदोलन हुआ था, तो पूरा आंदोलन हरियाणा, पंजाब और वेस्टर्न यूपी की बदौलत हुआ था। और हम्म। देखा जाए तो उसकी एंट्री पॉइंट जो मेन था गाजीपुर, वो बिल्कुल यूपी से लगा हुआ था। तो बिल्कुल वो बिल्कुल। कहीं ना कहीं एपिक एक सेंटर बना हुआ था पूरा आंदोलन का, हमने एपी देखा है। सेंटर पूरा किसान आंदोलन का बिल्कुल। बना हुआ था। और जब भी होता है तो वो आके यूपी के बॉर्डर पे ही वो लोग हम्म। सारा धरना प्रदर्शन करते हैं। तो कांग्रेस, सॉरी, बीजेपी के लिए ये जो पूरा का पूरा इलाका है, इसको छोड़ना उतना वो नहीं है। मतलब उनके लिए वो कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं। अगर आप देखें तो पिछले कुछ महीनों में बीजेपी ने वहां पे 4 महत्वाकांक्षी योजनाओं पे बिल्कुल काम बिल्कुल। किया है ना, और लागू कर जिसमें दी से है, अभी आप लागू कर देखें, दी एक तरीके से। लागू भी कर दिया। हाँ, वही में आप देखें ना, 2-3 दिन पहले ही प्रधानमंत्री ने वहां पर यूपी में जो जेवर एयरपोर्ट है उसका इनॉग्रेशन किया। बिल्कुल फिर दूसरी बात है, उन्होंने ग्रेटर नोएडा को ही अगर आप देखें तो एक लखनऊ एक पड़ता है, लेकिन जो गौतम बुद्ध नगर इलाका है वो हम्म। पूरा का पूरा दिल्ली से लगता है, वो एनसीआर का बिल्कुल। हिस्सा है। और बहुत उभरती हुई, तेजी से बढ़ता हुआ टाउनशिप है, जो कि भले ही यूपी में हो, लेकिन उसका जिसे कहते हैं ना, एक पूरा का पूरा तासीर, उसका पूरा एक मूड, वो हम्म। सब कुछ एक वो दिल्ली का हो चुका मेट्रोपॉलिटन है, बिल्कुल जैसा ही है। बिल्कुल दिल्ली का हो बिल्कुल। चुका हो, मेट्रोपॉलिटन जैसा ही है। तो वहां पे उन्होंने एक सेमी कंडक्टर लगाने की एक हब फैक्ट्री लगाई है। उसकी शुरुआत आप एक मान सकते हैं ये की बिल्कुल है कि वो कहीं ना कहीं उसके जरिए वो लोगों को एक रोजगार, और ये था कि हमारे पास कुछ नहीं है, तो वो सब देने की कोशिश की है। फिर आप गौतम बुद्ध नगर से हटिए तो मेरठ की तरफ आइए। मेरठ हम्म। का इलाका भी अगर आप देखिए, मेरठ बागपत, ये जो मोदी सारा नगर, मेरठ, इलाका है, बागपत तो सारा इलाका है, बिल्कुल। ये जो पूरा जाटलैंड है, जिसको कहते हैं। बुलंदशहर है ना। तो ये जो वेस्टर्न यूपी का ये इलाका है, ये भी अहम है। इसका एक पूरा कौन सा बनता है, वो बनता है मेरठ। मेरठ हम्म। जिसे कहते हैं ना पल्स, वो मेरठ वेस्टर्न यूपी की एक पल्स है, मेरठ पल्स है। बागपत। तो बिल्कुल। वो मेरठ जो है, मेरठ में उन्होंने नमो भारत का एक कॉरिडोर देने की बात कही, वो है। फिर दूसरी बात है, हाल ही में अभी मेरठ मेट्रो का भी इनॉग्रेशन इनॉग्रेशन, की उसका विस्तार शुरुआत किया हुई है। गया, और विस्तार किया गया है उसको। हाँ, विस्तार और मतलब जो उसका और आरआरटीएस जिसका विस्तार आप किया जिक्र है। कर रही हैं, मैं आपको बता दूं कि उसके इनॉग्रेशन में मैं भी गया था जब आरआरटीएस चली थी। जो पहला फेज था वो जी जी। साहिबाबाद से चलाया था, वहां पर उन्होंने उस हम्म मुझे जगह का नाम याद नहीं आ रहा है। उसके बाद से अभी जो पूरा हम्म कॉरिडोर है दिल्ली से मेरठ तक का, जो पहले अभी 2-2.5 घंटे लग जाते थे जाने में, मंजरी जी आप यकीन मानिए मैं उस ट्रेन में सफर किया है, महज 40 मिनट में आप सराय काले खां से मेरठ पहुंच सकते हैं। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा बूम मिला है, क्योंकि देखिए जी जी, बिल्कुल। मेरठ के रास्ते में इंडस्ट्री बहुत सारी आती हैं, बहुत सारी साहिबाबाद हैं। है, मोदीपुरम है, और बहुत सारे ऐसी जगहें हैं, उनको बड़ा फायदा मिला है। तो आखिर मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि इतना फोकस बीजेपी यहाँ पर कर रही है, क्या फायदा चुनावों में मिलेगा उसको, आपको लगता है? क्योंकि हमने देखिए देखा है कि यूपी की पॉलिटिक्स बहुत डिफरेंट तरीके की पॉलिटिक्स है, और कहीं ना कहीं जातीय समीकरण उसमें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। भले ही आप विकास की बात कर लीजिए, लेकिन कई बार वो विकास धरा रह जाता है। हमने देखा अखिलेश यादव ने जब मुख्यमंत्री थे तो काफी विकास यहाँ पर हुआ, लेकिन वो चुनाव हार गए। तो क्या आपको लगता है कि देखिए अभी जितेंद्र, यूपी, जी। देखिए जितेंद्र, क्या है, यूपी एक बहुत, भले ही यूपी से उत्तराखंड निकल गया हो, हम्म। लेकिन अगर आप देखें कि यूपी का जो आखिरी बिंदु है, वहां से यूपी का पूर्वी जो आखिरी बिंदु है, उसमें 1,000 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी है। हम्म। अभी अभी भी ये सच्चाई है, इतना बड़ा राज्य है। बिल्कुल तो बिल्कुल। सबसे बड़ी बात है, और बीजेपी लगातार, बीजेपी का ये बिल्कुल सोच है कि हम आने वाले समय में राज्य को 3 हिस्सों में बांटेंगे। ये बीजेपी की प्लानिंग है। शीर्ष नेताओं से बात हुई,
कुछ हम्म। लोगों, तो उन्होंने ये अभी तो नहीं, लेकिन जैसे भविष्य ही में हो मौके सकता है। मिलेगा वो ये कहेंगे। क्योंकि देखिए आप बुंदेलखंड में आप जो इस बात कह रही हैं, देखिए बुंदेलखंड जितेंद्र, की मैं एक बात बात और लगातार चल बताऊं रही कि है। इसी चल रही है, हम्म। फिर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की चल रही बिल्कुल। है, फिर वो एक पूरा हो जाएगा कि कानपुर पूर्वांचल, एक ऑनवर्ड जो पूर्वांचल पूरा की बात कर ईस्टर्न ली यूपी है। है, पूर्वांचल वो बना देंगे। अच्छा, इसीलिए अगर आप देखें कि मोदी गवर्नमेंट जो है वो कहीं ना कहीं पूरे यूपी को वो एक अंचल वाइज देख, न सिर्फ देख रही है, बल्कि वो अपनी परियोजनाएं और प्रोजेक्ट्स भी उसी तरह लेके आ रही है, और उसी के हिसाब से वो जातीय समीकरण साधने की कोशिश कर रही है। वो उसी तरह से अपने यहाँ नेताओं का एक, जैसे कहते हैं ना कि वो मतलब उनको विस्तार कर रही है अपनी उभारने की पार्टी। कोशिश कर रही है जी। हम्म। तो ये पूरा का पूरा, क्योंकि वो समझती है कि विधानसभा लोकसभा से जुड़ा हुआ है, और लोक विधानसभा राज्यसभा से भी जुड़ा हुआ है, तो ये जो देश का सबसे बड़ा राज्य है, इस राज्य को किसी तरह से हमें खोना नहीं है। अब हम्म। आपने जातीय समीकरण की बात की, तो जातीय समीकरण की अगर मैं बात करूं, तो जैसे हमने कहा कि बहुत जाट तो वहां पे है ही है, सवर्ण वर्ग है, फिर SC ST का बहुत है। खासा काफी वो है। तो आप देखिए कि वहां जब तक मायावती थी, तब तक तो मतलब बीजेपी जब BSP जब तक सक्रिय थी, तो वो ऑन एंड ऑफ, ऑन एंड ऑफ, भले ही लोग ये कहते थे, भले मायावती BSP अलग लड़ती थी लोग, लेकिन काफी समय से लोगों ने कहना शुरू कर दिया था कि मायावती बीजेपी की बी टीम है, जो हम्म। कि कालांतर में जाके ये साबित भी हुआ कि बहुत सारे मुद्दों पे वो बीजेपी के साथ खड़ी थे। तो आज की तारीख में मायावती नहीं है, और मजे की बात है कि वेस्टर्न यूपी, मायावती खुद वेस्टर्न यूपी से आती हैं, बिल्कुल बिल्कुल। और उनका इस पूरे इलाके पे खासा होल्ड गौतम रहा बुद्ध है। नगर में ही उनका गांव है, पैतृक गांव है, उनका अकबरपुर, वहां से वो आती हैं। बिल्कुल वहां से बिल्कुल। वो आती है, तो मतलब ये जो पूरा इलाका है वो उनका अपना ही है। तो हम्म। बीजेपी ने, अब अगर आप वहां देखें कि जाति समीकरणों को साधने के लिए कहीं ना कहीं उन्होंने आउटरीच प्रोग्राम किए हैं। उन्होंने आउटरीच प्रोग्राम किया है, वो आदिवासियों से, SC ST से मिल रहे हैं। हालांकि वेस्टर्न यूपी से एक और दलित पार्टी तो भी बहुत छोटी है, हम्म। लेकिन चेहरा बड़ा है, जिसे चंद्रशेखर। चंद्रशेखर हम्म। चंद्रशेखर जो हैं। लेकिन वो अभी उनका वो कोशिश कर रहे हैं मायावती के द्वारा, या BSP का जो हम्म। वैक्यूम बना है उसको लेने के लिए, लेकिन वो इतना आसान नहीं है, और वो पिछले 5-7 सालों हम्म। से सक्रिय हैं, लेकिन वो इतना बड़ा इम्पैक्ट भी नहीं बना पाए हैं। दूसरी बड़ी बात है, हमें भूलना नहीं चाहिए कि पिछले 5-7 सालों में बहुत सारी उत्तर प्रदेश में ऐसी घटनाएं हुई हैं, खास करके वेस्टर्न यूपी में घटनाएं हुई हैं, जो जिनमें दलित लोगों के साथ बहुत अत्याचार हुए हैं। चाहे अगर हम्म। आप याद करें, नगर का जो एक दलित लड़की हम्म। मारी गई थी, और जिस तरह से उसके साथ रेप करके उसको जला दिया गया था, और उसके परिवार पे आरोप लगे थे कि उसके परिवार को हाथरस की वो डराया घटना थी, धमकाया। हाथरस की वो घटना थी। नहीं, एक मुजफ्फरनगर की भी एक मुजफ्फरनगर या मुरादाबाद की, हाथरस के अलावा भी एक घटना ऐसी थी। हाथरस की ही थी वो वो घटना जिसका आप जिक्र कर रही हैं, जो जला दिया गया था, जिसका क्रिमिशन कर दिया हाँ, गया था। तो ये है, तो ऐसे हम्म। कई ऐसे वेस्टर्न यूपी में ऐसे दलितों के साथ मामले हुए हैं, और यूपी में तो बहुत ज्यादा हुए हैं। सिर्फ हम्म। वेस्टर्न यूपी में ही नहीं हुए हैं, बाकी उत्तर प्रदेश में भी इस तरह के मामले हैं। तो बीजेपी को ये रियलाइज हुआ कि कहीं ना कहीं हमें हम्म। जो ये पूरा का पूरा एक हम वर्ग है, जो समाज का इतना बड़ा हिस्सा है, उसको अपने साथ लेना है। तो अभी आप देखिए ना, उन लोगों ने आउटरीच प्रोग्राम शुरू किया है ये हम्म। दलितों के साथ को अपनी ओर साधने के लिए। अगर आपको ये होगा कि UGC का वो जो एक नया कानून आया था, जिसको लेके सवर्णों में एक बहुत सवर्णों में नाराजगी काफी थी, नाराजगी थी उनको लेकर, बिल्कुल। तो उसको भी हम्म। शांत करने के लिए बीजेपी ने एक सवर्णों की तरफ भी उन लोगों को भी साधने की कोशिश शुरू की है। कहा तो ये भी जा रहा है कि चुनाव से पहले कहीं ना कहीं वो बीजेपी में ये भी है कि वो अपना एक्सपेंशन कर सकते हैं, योगी गवर्नमेंट में कुछ मंत्रियों को नया लिया जा सकता है। बिल्कुल, वो तो ये एक्सपेंशन भी एक होना है। चर्चा है कि वो, हाँ, जो कि हम्म। एक वो किसी दलित को वो तीसरा CM बना सकते हैं, डिप्टी CM बना सकते हैं हम्म। राज्य में। तो इस तरह की, और वो लगातार उस वर्ग से आए हुए लोगों को भी मंजरी जी, कहीं आप ना जो बात कहीं, कह रही हैं कि तीसरा डिप्टी सीएम कह रहे हैं, जो बात कही है, मैं उसमें थोड़ी सी ऐड ऑन जी जी, करना चाहूंगा, या आप मुझे करेक्ट कीजिएगा अगर वो सही है तो। क्या ऐसा हम्म भी हो सकता है कि जो अभी, क्योंकि दो सीएम हमने देखे हैं, और हमने हम्म देखा है कि जो केशव प्रसाद मौर्य हैं वो पूर्वांचल उधर से आते हैं, बुंदेलखंड साइड से आते हैं, उस एरिया से आते हैं, जो हम्म
दिनेश शर्मा हैं, वो कहीं ना कहीं पूर्वांचल का चेहरा माने जाते हैं एक तरीके से, ब्राह्मणों की राजनीति वो करते हैं। तीसरा डिप्टी सीएम अगर बनता है तो क्या वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से हो सकता है, या किसी जाट जाट नेता कोई हो सकता है, या कोई दलित नेता हो सकता है? आपको ऐसा नजर आता है? क्योंकि पश्चिमी उत्तर बिल्कुल प्रदेश बिल्कुल, पे देखिए फोकस बहुत अगर ज्यादा हमें है। पश्चिमी, बिल्कुल अगर हमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करनी है, तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हमें अगर जो मेन बड़े एक वो है समाज का है, उनको हम्म, प्रतिनिधित्व देना पड़ेगा। तो या तो हम किसी जाट को दे दें, या हम्म, हम किसी दलित को दे दें, को भी चेहरे को भी हम डिप्टी सीएम के तौर पे उतार हम्म, सकते हैं। तो हम्म, बिल्कुल मुझे लगता है कि जाट या दलित में से कोई तीसरा डिप्टी सीएम अगर बीजेपी बनाने की सोच रही है, तो वो न सिर्फ वेस्टर्न यूपी पे उसका वो रहेगा, फोकस रहेगा, बल्कि इन दो हम्म, कम्युनिटी पे रहेगा। क्योंकि ये हम्म, दो कम्युनिटी सीधे सीधे जोड़ती है। आप देखिए जाटों की इतनी नाराजगी थी, लेकिन अगर हम्म, आप देखिए कि यही वजह थी कि मोदी गवर्नमेंट ने जब आरएलडी उनके साथ नहीं थी, तब उन्होंने चौधरी चरण सिंह को वो दिया, भारत रत्न भारत दिया। रत्न दिया तो था, राइट। कहीं ना कहीं इसके पीछे सीधे के सीधे वो दो बड़े वर्गों को जोड़ने की कोशिश कर रहे थे। एक तो इसके हम्म, जरिए जाट वर्ग, वो सिर्फ वेस्टर्न हम्म। यूपी नहीं था, क्या आपको लगता है कि उसके अब जब जरिए। आरएलडी मंजरी जी उनके साथ जुड़ चुकी है, और हमने देखा है कि, और एक जो ब्राह्मण नेता बड़ा नाम माने जाते थे जेडीयू के केसी त्यागी जी, वो भी अब हम्म, आरएलडी में शामिल हो गए हैं, उनको बड़ी जिम्मेदारी दी जा रही है। क्या आपको लगता है कि आरएलडी के साथ जुड़ने से इनको फायदा मिलेगा पश्चिमी यूपी में? नहीं देखिए, त्यागी जी के जुड़ने से मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये तो कहना भी वो है, आरएलडी, लेकिन मैं आरएलडी मैं से, पूरे आरएलडी की बात कर रहा हूँ। हाँ आरएलडी से तो फायदा है ही। तभी अगर नहीं होता तो बीजेपी इसको जयंत चौधरी को इतनी आसानी से नहीं अपने साथ जोड़ती। इसीलिए बिल्कुल। तमाम हम्म, तुम्ही से मोहब्बत तुम्ही से लड़ाई के कई चरण गुजरने के बाद उन्होंने हम्म। अंततः अपने खेमे में ले ही लिया, और वो देखिए, नहीं, बिल्कुल। 27 के चुनाव में उनको नहीं अपने से छोड़ना चाहेंगे। फिर अच्छा, हम्म, यही सिर्फ आदिवासी और जाट ही नहीं है वहां पे। अगर आप देखें गुर्जर भी हैं और हम्म, दूसरे दल भी हैं, तो बीजेपी उन लोगों को भी साधने की कोशिश करेगी, वो आगे बढ़ाने की कोशिश करेगी। वो टिकटों में ऐसा दिखा सकती है कि सभी लोगों का प्रतिनिधित्व हो। हम्म। तो इस तरह से वहां पे कहीं ना कहीं कोशिश ये होगी कि जो मुस्लिम समुदाय है वो आरएलडी के साथ चला जाए। अगर वो बीजेपी के साथ डायरेक्ट नहीं आना चाहता है, तो वो आरएलडी के साथ आ सकता है। आपको तो लगता वहां है मंजरी जी बीजेपी कि को, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि चाहे सेमीकंडक्टर फैक्ट्री हो, एयरपोर्ट हो, आरआईटीएस हो, मेट्रो का विस्तार हो, गंगा एक्सप्रेसवे हो, या अभी जो एक नया एक्सप्रेसवे बनने जा रहा है इधर सोनीपत से गोरखपुर तक के लिए, क्या इस विकास के रास्ते, पश्चिम यूपी में जो विकास का स्टैम्प बीजेपी ने एक बयार से बाहर रखी है, उसके रास्ते से वो सत्ता में लौटने का प्रयास कर रही है 2027 के चुनावों में? बिल्कुल उनके देखिए, एक एक चीज आप देखिए कि कहीं ना कहीं बीजेपी के देखिए केंद्र सरकार में उनकी 15 ऑलमोस्ट 12-13 साल की, अगले साल की अगर हम बात करें तो 12-13 साल की एंटी इनकम्बेंसी हो जाएगी। यहाँ पे भी 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी हो जाएगी। तो जो सरकार, जो लोग 10 साल से हैं लगातार शासन में, उनके खिलाफ लोगों की नाराजगी तो होती है। तो ऐसे लेकिन में मंजरी जी, आप, मुझे लगता नहीं है कि एंटी इनकम्बेंसी यूपी में क्रिएट हुई है अभी। जिस तरीके से योगी सरकार काम कर रही है, पार्टी के अंदर एंटी इनकम्बेंसी तो मुझे नजर नहीं नहीं, आती है, जहां तक की बात। देखिए जितेंद्र, ऐसा नहीं है कि कुछ ऐसे घटनाएं हुई हैं जिसमें लोगों में नाराजगी दिखी है। अब जैसे याद करें कि कुंभ, ब्राह्मण वाला पे ब्राह्मणों एपिसोड वाला हुआ जो, मामला था। फिर दूसरा कुंभ में जो शंकराचार्य के अभिमुक्तेश्वर। साथ हुआ, हाँ उनके साथ जो हुआ वो वाला मामला, उससे बड़ा एक हिंदू समाज में उद्वेलित हम्म, हुआ था, खास करके सवर्ण वर्ग। और अगर आप याद हम्म, करें तो कुंभ में कहां कहां से, न सिर्फ यूपी से बल्कि दूर दराज के इलाकों से, बिल्कुल, तो बिल्कुल। कहीं ना कहीं ये एक, जैसे कहते हैं ना कि उन धीरे धीरे चोट होती है जो आपकी छवि को प्रभावित करती है। प्रभावित इसमें करती कोई है। दो राय नहीं है कि हम्म, योगी की छवि अभी भी अपने आप में एक बेहतर प्रशासक की है। लॉ, जिसे कहते हैं ना कि कानून व्यवस्था उन्होंने वो रखी बिल्कुल है, दुरुस्त की हुई है। विकास भी चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, ये है। हम्म, लेकिन जैसे मैंने पहले ही कहा कि जितेंद्र को बीजेपी वहां कोई भी चांस नहीं लेना चाहती है। वो लगातार विकास के ऐसे बात कर रही है क्योंकि सबसे बड़ा राज्य है। फिर दूसरी बात है, आपसे बिल्कुल, अगर आप देखें कि एक एक तरफ हरियाणा और एक तरफ यूपी है, विकास की अगर बात करें तो हमेशा से कहा जाता है कि हरियाणा में काम ज्यादा हुआ है, यूपी में अभी उतना, क्योंकि
पिछड़ा हुआ है वो। अगर आप यूपी की बात करें तो आप नोएडा को, गौतम बुद्ध नगर को छोड़ दें, गाजियाबाद को देखें तो आपको दोनों में फर्क नजर फर्क आएगा। नजर आ जाएगा, जो बिल्कुल। गुड़गांव और फरीदाबाद में है, वही लगभग गाजियाबाद और बिल्कुल उसमें भी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसीलिए उन्होंने उसको भी, एनसीआर को भी पूरा का पूरा मतलब कोशिश की है कि हम्म 2027 तक कैसे हम इन सब लोगों को, वहां के लोगों को अपनी तरफ कर हम्म। सकें। सवाल आपसे मेरा ये है कि जिस तरीके से फोकस यूपी का इस टाइम देखा है तो पश्चिमी यूपी पे कहीं ना कहीं सरकार का बहुत ज्यादा है, और डबल इंजन की हम्म सरकार इस वक्त उत्तर प्रदेश में चल रही है। दिल्ली में भी बीजेपी हम्म की सरकार है, हरियाणा में भी बीजेपी की सरकार है, कहीं ना हम्म कहीं। और यूपी के चारों तरफ जितनी सरकारें हैं बीजेपी की सरकारें हैं इस टाइम। चाहे हम बिहार में देख लें, उधर बीजेपी सरकार बना चुकी है, इधर उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार है। कहीं ना कहीं सभी जगहों पर बीजेपी की सरकार इस टाइम चल रही है वहां पर। क्या उसका फायदा भी पूरे राज्य को मिलता नजर आ रहा है? कि क्योंकि पहले हम देखते थे कि जैसे दिल्ली की अगर बात करें, हम दिल्ली में बैठे रहते हैं इधर, कई सारे प्रोजेक्ट ऐसे थे कि जिसमें मंजूरी नहीं देती थी दिल्ली सरकार। अब हाँ सरकार बन गई है, तो फिर भी कहीं ना कहीं प्रोजेक्ट अभी डिले चल रहे हैं, वो उस तरीके से गति नहीं पकड़ी है। क्या ये भी एक फैक्टर बन सकता है कि जो रफ्तार से जो काम होने चाहिए थे बॉर्डर इलाके के, खास तौर से चाहे दिल्ली की बात कर लें, उत्तराखंड की बात कर लें, या जितने भी राज्य जुड़ते हैं उत्तर प्रदेश से, वहां पर उस तेज गति से काम नहीं हुआ है, सिर्फ अगर गौतम बुद्ध नगर को छोड़ दे तो? हाँ, ये है कि वो जिस गति से काम होना चाहिए था वो काम नहीं हुआ है। कि जैसे अब दिल्ली को देखें तो अभी दो साल ही लगभग हुए हैं। तो एक साल हुआ पूरा अभी दिल्ली सरकार में बने। हाँ, मतलब 2 साल, मैं 2027 तक मैं कह रही हूँ कि वो हाँ दो हाँ, साल के लगभग हो जाएंगे, हो जनवरी जाएंगे, हाँ। 27 की बात करें, हम्म हाँ हो जाएंगे। तो दूसरा, जितेंद्र, मेरा एक ये भी कहना है कि आपने कहा ना कि इतने जगहों पे बीजेपी की अगर सरकार है तो उसका फायदा मिलेगा। तो हम्म कहीं ना ये उन राज्यों में, उत्तराखंड में अगर एंटी इनकम्बेंसी है, जैसे मैंने कहा, केंद्र की किसी भी जगह जब चुनाव होते हैं, केंद्र में भी आप है तो केंद्र की एंटी इनकम्बेंसी भी कहीं ना कहीं आपको परेशान करती है। फिर अगर हम्म। आप देख लें तो यूपी से लगते हुए जितने भी राज्य हैं, जैसे आपने भी खुद ही कहा, दिल्ली हो गया, हरियाणा हो गया, इन सब जगह पे पास की अगर बात करें तो उत्तराखंड में भी बीजेपी की ही सरकार है। तो बिल्कुल। इसकी भी कहीं ना कहीं, उन राज्यों की भी एंटी इनकम्बेंसी बीजेपी के प्रति लोगों की नाराजगी है, वो लोगों को वो आएगी। जहां तक बात है कि मुझे लगता है कि बीजेपी कोशिश कर रही है कि तमाम राज्यों के बीच में जो ये है, जैसे क्या होता था, क्या आप आम आदमी पार्टी की सरकार थी तो उनका कोई प्रोजेक्ट हो ही नहीं पाता था, चल ही नहीं हम्म पाता था। बिल्कुल। लेकिन ये कोशिश बीजेपी कर रही है, लेकिन मुझे लगता है इसमें बीजेपी को थोड़ा और गंभीरता से हर बार आप ये, जैसे आम आदमी पार्टी कहती थी ना कि ये जी पिछली सरकारों का कहना है, केंद्र हम्म। सरकार जिस तरह से कहती है ये कांग्रेस सरकार के सरकारों की देन है। लेकिन आप दूसरे दलों पे, अगर आपको एक एक दशक तक कहीं रहते हुए सरकार में हो गया है, तो कब तक आप दूसरे दलों को या दूसरे दलों की सरकारों को आप जिम्मेदार नहीं वो कर सकते हैं। भाई चलिए, माना 2-3 साल का समय कम होता है, लेकिन 5 साल 10 साल जब आप सत्ता में रह रहे हैं, तो 10 साल में तो वो सारी चीजें आपके हाथ में ही थी। फिर ऐसा क्यों हुआ कि वो चीजें नहीं हो पा रही हैं? जब दोनों दो पक्ष हैं, कहीं भी मान लीजिए कोई प्रोजेक्ट है, वहां दो पक्ष हैं, दोनों ही पक्ष आप ही के दल के द्वारा संचालित हो रहे हैं, तो फिर वहां इस तरह की जो एक कोऑर्डिनेशन होता है, वो या बेहतर कहते हैं होना ना चाहिए। राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता होती है, वो आप लोगों के बीच में नहीं होनी चाहिए। फिर तो वो कहीं ना कहीं वो मुद्दा सॉल्व होना चाहिए। तो मुझे बिल्कुल। लगता है बीजेपी को इस तरफ भी ध्यान देना चाहिए। मंजरी जी, मेरा आपसे आखिरी सवाल है। क्या आपको लगता है कि पश्चिमी यूपी के विकास के रास्ते, हालांकि जो मैंने बात पहले भी कही थी उसको मैं दोहरा रहा हूँ आपसे, आप भी उसको बताइएगा कि क्या वाकई में ऐसी पॉसिबिलिटी है या नहीं है। जातीय समीकरण एक बात हो गई है, और दलित हो चाहे सवर्ण हो वो अलग मुद्दे हैं। क्या विकास के रास्ते ही योगी सरकार, योगी आदित्यनाथ तीसरा मुख्यमंत्री बनने वाले हैं पश्चिमी यूपी के, खासतौर से विकास की बात करूँ तो? देखिए, योगी के साथ सबसे बड़ी अगर आप देखें तो उनका एक इमेज है, वो कैसी है कि एक सख्त प्रशासक की है। हम्म कानून व्यवस्था को बिल्कुल चुस्त दुरुस्त करने वाले हैं और काम हम्म करने वाले हैं। मतलब उनका हम्म ये है कि वो तुरंत 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 फैसले लेते हैं, वो कामों को या फैसलों को लटकाते नहीं है। हम्म। तो अब अगर बीजेपी को उसी लाइन पे आगे बढ़ना है, या उनको योगी को ही चेहरा बनाना है और उसी लाइन पे आगे बढ़ना है, तो आपको कम से कम लोगों को वो डिलीवर करके देना पड़ेगा। आप ये नहीं कह सकते ना, मैंने अभी जैसे आप
अब आपके पास कोई बहाना नहीं बचेगा कि जी ये मामला इसलिए लटका हुआ क्योंकि हमें पड़ोस की सरकार ने सहयोग नहीं किया, हम्म। क्योंकि सब जगह आपकी सरकारें हैं। तो आपको काम करना ही पड़ेगा, आपको विकास के जो वादे आपने लोगों से किए थे, क्योंकि पहले 5 साल हुए, उन 5 साल के विकास के पे आप दोबारा सत्ता में आए, अब आपको 10 साल हो गए। इन 10 सालों में भी अगर आपके प्रोजेक्ट्स पूरे नहीं हुए रहे हैं या लोगों से आपने जो वादे किए वो पूरे नहीं हो रहे हैं, लेकिन तो बीजेपी ये तो फिर लगातार कहीं ना कहीं प्रोजेक्ट को डिलीवर कर रही है, हमने वही उसी पे चर्चा की थी कि जिस नहीं नहीं, तरीके से वही लगातार। वही मैं कह रही हूं कि हाँ। अगर आपने नहीं किए तो जनता आपसे सवाल पूछेगी। इसी वजह से बीजेपी कम से कम अपना कि एक हमारे यहाँ काम हो रहा है। आप ये देखिए कि उन्होंने, अगर आप यूपी में ही देखें, मैं मेरा बचपन मथुरा में बीता है और मैं हर 2-3 महीने में मथुरा जाती हूँ। तो जितना तेजी से बदलाव आया है वो अच्छा है बुरा है, हर जगह लोगों की वो होती है बिल्कुल। नाराजगी, कुछ लोगों की होती है, हम्म। जैसे वृंदावन वगैरह में वो हुआ, बांके बिहारी वगैरह का। लेकिन ये बात सच है कि जो पहले मथुरा था और आज के मथुरा में साफ सफाई दिखाई देती है आपको। कुछ चीजें, सड़कें आपको बनी टूटी फूटी सड़कें नहीं दिखती हैं, मथुरा वृंदावन के बीच में सड़कें दिखाई देती हैं। तो ये हम्म। काम तो हुआ है ना। तो यही काम आपको, यही चीज है कि आपको अगली बार जो तमाम चीजें आपके प्रति लोगों की नाराजगी है, ये वो एंड ऑफ खत्म द कर डे देगी। लोग क्या देखते हैं, एंड ऑफ द बिल्कुल लोग देखते हैं जी हमारा काम हुआ है कि नहीं, विकास हुआ है कि नहीं, हमारे इलाके में बिल्कुल साफ बिल्कुल। सफाई सुविधाएं, मूलभूत सुविधाएं हैं कि नहीं है। वो अगर हैं तो इसीलिए यही सोच के बीजेपी वहां पे वेस्टर्न यूपी में खास करके विकास के कामों पे जोर दे रही है। शुक्रिया मंजीरी जी, पूरी चर्चा में बात करने शामिल होने के लिए। और जिस तरीके से आपने बोला है कि बीजेपी का बहुत फोकस है हर तरीके से, चाहे वो विकास की बात कर ली जाए या जातीय समीकरणों को साधने की बात कर ली जाए, और जो आपने एक बात बताई है, दिलचस्प बात है कि हो सकता है कि आने वाले टाइम में जब मंत्रिमंडल का विस्तार होगा तो एक तीसरा उप मुख्यमंत्री हमें पश्चिमी यूपी से देखने को मिलेगा। हालांकि वो पार्टी के ऊपर है, बनाती है नहीं बनाती, लेकिन फोकस जरूर यूपी का, यूपी में इस वक्त पश्चिमी यूपी में बीजेपी नहीं, का बहुत आप ज्यादा दबदबा है। नहीं जितेंद्र, एक और बात है कि वो तो जब बनेगा तब बनेगा, लेकिन अगर आप देखें कि जहां एक तरफ सवर्णों में, वहीं उन्होंने जो आदिवासी जो दलित दलित पिछड़ा है। समुदाय है, उन लोगों में उन्होंने न सिर्फ लोगों के बीच आउटरीच की है, बल्कि जो पढ़ा लिखा तबका भी, उसमें भी मान लीजिए जो दलित समुदाय है उसमें पढ़े लिखे लोग हैं, कुछ प्रभावशाली लोग हैं, सोशल सिविल हम्म। सोसाइटी से वो कनेक्ट जुड़े करने हुए में लोग हैं, उन सब से बीजेपी भी वैसे भी कनेक्ट कर कनेक्ट रहे करने हैं। में माहिर है। हाँ, लोगों को जोड़ने जोड़ती आउटरीचिंग रहती है शुरू उनको। कर दिया है, बिल्कुल हम्म। आउटरीच शुरू बिल्कुल कर दिया बिल्कुल। है। तो ये जो तमाम चीजें मैंने आपसे कहा ना कि वो हर स्तर पर कोशिश कर रही है कि हम्म। उत्तर प्रदेश बीजेपी के लिए बहुत ही अहम है। बिल्कुल। शुक्रिया मंजरी जी, समय की कमी है, याद चाहेंगे आपसे, और जानकारी दर्शकों को पहुंचाएंगे कि किस तरीके से यूपी में इस वक्त, पश्चिमी यूपी में खासतौर से बात कर ली जाए तो विकास की बयार बह रही है, और शायद सत्ता का रास्ता यहीं से होकर गुजरेगा। शुक्रिया मंजरी जी। जी, नमस्कार। धन्यवाद।